हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं कंपनी लॉ के अंदर आज का हमारा लेक्चर नंबर 11 है। और आज के लेक्चर के अंदर हम समझने वाले हैं दो चीज़ें। एक तो टाइप्स ऑफ प्रॉस्पेक्टस और एक हम समझने वाले हैं कि सिक्योरिटीज़ जो होती है उसको डीमैटेरियलाइज्ड फॉर्म में कैसे रखा जाता है और क्यों रखना ज़रूरी है, उससे रिलेटेड प्रोविजंस क्या क्या है। तो आइए हम सीधा स्टार्ट कर देते हैं यहाँ से। ओके, इसको हम फुल दिखा देते हैं आपको। तो देखिए जी, आपको हेडिंग दिख रही होगी। हेडिंग के अंदर लिखा हुआ है सिक्योरिटीज टू बी डीमैटेरियलाइज्ड फॉर्म। सिक्योरिटीज को डीमैटेरियलाइज्ड फॉर्म के अंदर रखना क्यों जरूरी है? क्योंकि सेक्शन नंबर 29 हमें बोलता है। ये क्या होता है मैं सब बताऊंगा आपको, लेकिन सबसे पहले ध्यान दीजिए आप सेक्शन नंबर 29 अलॉन्ग विथ पास रूल्स 2014। तो ये सेक्शन नंबर 29 और पास रूल 2014 हमें बताते हैं कि किसी भी सिक्योरिटीज को अब डीमैटेरियलाइज्ड फॉर्म में रखना होगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं डीमैटेरियलाइज्ड फॉर्म का मतलब क्या हो गया यहाँ, यानी कि फिजिकली नहीं रखना है। किसी भी सिक्योरिटी को अब भी फिजिकल फॉर्म में नहीं रखना है, उसको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखना है। किस में रखना है? इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखना है। यानी कि सिक्योरिटीज का मतलब क्या हो गया आपका? शेयर्स हो गए, डिबेंचर्स हो गए या बॉन्ड्स हो गए। तो ये जितनी भी सिक्योरिटीज होती हैं उन सिक्योरिटीज को अब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखना जरूरी है, फिजिकल फॉर्म में रखना जरूरी नहीं है। ओके, ऐसा हमें बोलता है सेक्शन नंबर 29 और ऐसा आया है पास रूल 2014 के अंदर। पास का मतलब प्रोस्पेक्टस, पी मतलब प्रोस्पेक्टस, ए मतलब प्रोस्पेक्टस एंड ए का मतलब अलॉटमेंट। अलॉटमेंट ठीक है। देखो, पी मतलब प्रोस्पेक्टस, ए मतलब अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज, एस मतलब सिक्योरिटीज। जो कंपनीज रूल है ना 2014, बहुत सारे रूल्स है, उसमें ये भी है पास रूल, यानी कि प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज रूल्स 2014। वो हमें बताता है कि हर कंपनी को, एवरी कंपनी, हर कंपनी जो लिस्टेड हो या अनलिस्टेड हो। लिस्टेड कहाँ? शेयर मार्केट के अंदर, बीएसई या एनएसई पर, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, नाम सुना ही होगा आपने। हर्षद मेहता की 1992 देखी होगी, है ना, वेब सीरीज। तो उसमें आता है ना ये सब, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जहाँ पर शेयर खरीदे और बेचे जाते हैं, जिसको हम सेकेंडरी मार्केट भी बोलते हैं। तो चाहे सेकेंडरी मार्केट की बात करें, वहाँ पर अगर कोई कंपनी लिस्टेड है तो उसको लिस्टेड। जो प्राइवेट कंपनी होती है वो अधिकतर अनलिस्टेड होती है। जो लिस्टेड कंपनी होती है वो कौन सी होती है? पब्लिक कंपनीज होती है, सार्वजनिक कंपनी होती है, जिसके शेयर मार्केट यानी कि सेकेंडरी मार्केट के अंदर खरीदे और बेचे जा सकते हैं। ओके, ठीक, तो वो लिस्टेड कंपनी है। ठीक, और अनलिस्टेड कंपनी अधिकतर प्राइवेट कंपनीज होती है, जिनके शेयर्स को स्टॉक एक्सचेंज यानी कि शेयर मार्केट के अंदर खरीदा और बेचा नहीं जाता, इसलिए उनको अनलिस्टेड बोलते हैं। ठीक है, सूचीबद्ध और गैर सूचीबद्ध भी बोलते हैं इनको, ठीक, हिंदी के अंदर। तो ये दोनों ही कंपनी, चाहे पब्लिक कंपनी हो या प्राइवेट कंपनी हो, चाहे लिस्टेड कंपनी हो चाहे अनलिस्टेड कंपनी हो, इन सभी कंपनीज को अपनी जो भी सिक्योरिटीज है उसको रखना पड़ता है डीमैटेरियलाइज्ड फॉर्म के अंदर, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म के अंदर रखना होगा। इसीलिए आजकल जो है बहुत सारी एप्लीकेशंस है ना, जहां पर आप ऑनलाइन शेयर्स को खरीद और बेच सकते हैं ना। जेरोदा हो गया, एंजल वन हो गया, ग्रो ऐप हो गया, 5 पैसा भी नाम से एक ऐप है ना। ऑनलाइन एप्लीकेशन डाउनलोड करो, उसमें डीमैट अकाउंट खुलवा दो। डीमैट अकाउंट ओपन कराना आपने सुना ही होगा, तो वो डीमैट अकाउंट, डीमैटेरियलाइज से ही है वो, है ना, डीमैट अकाउंट। जैसे बैंक अकाउंट के अंदर हम पैसे रखते हैं ना, वैसे वैसे डीमैट अकाउंट के अंदर क्या रखा जाता है? इन सिक्योरिटीज को रखा जाता है इलेक्ट्रॉनिकली। जैसे आप खरीदोगे, आपकी सिक्योरिटी यानी कि आपके शेयर्स डीमैट अकाउंट के अंदर ट्रांसफर हो जाएंगे इलेक्ट्रॉनिकली, आपको फिजिकली नहीं मिलेंगे। और जैसे आप बेचोगे तो डीमैट अकाउंट से निकल के किसी और के डीमैट अकाउंट में चले जाएंगे इलेक्ट्रॉनिकली, फिजिकली नहीं। तो वो क्यों होया? क्योंकि हमने ये रूल बना दिया है कंपनीज एक्ट 2014 के अंदर, पास रूल और सेक्शन नंबर 29 की वजह से ऐसा हुआ है कि अब हर सिक्योरिटीज को, चाहे लिस्टेड कंपनी हो, अनलिस्टेड हो, प्राइवेट हो, पब्लिक हो, हर कंपनी को अपनी सिक्योरिटीज को, अपने शेयर्स को, डिबेंचर्स को, बॉन्ड्स को जो इशू कर रही है, चाहे प्राइमरी मार्केट के अंदर, चाहे सेकेंडरी मार्केट के अंदर, चाहे आईपीओ निकाल रही है, एफपीओ निकाल रही है, ओएफएस निकाल रही है,
प्राइवेट प्लेसमेंट कर रही है, राइट इशू निकाल रही है, बोनस इशू कर रही है, लेकिन कैसे करेगी? डीमेटेरियलाइज फॉर्म के अंदर। अगर उनके पास उनके जो पहले से शेयर होल्डर वगैरह है या प्रमोटर है, उनके पास फिजिकली अगर कोई सिक्योरिटीज पड़ी है, उसको भी डीमेटेरियलाइज फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा। ओके, ठीक, आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। थोड़ा सा अगर आप बोलो तो मैं ये भी बता देता हूँ आपको, जैसे अपन बात करते हैं ना डीमेट अकाउंट की, तो एक्चुअल में होता क्या है कि एक दो स्टॉक एक्सचेंज है, एक है बीएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और एक है एनएसई नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। इनके नीचे एक डिपॉजिटरीज बनी हुई है, यहाँ बनी हुई है एनएसडीएल और यहाँ बनी हुई है सीडीएसएल। तो ये दोनों जो डिपॉजिटरीज है एनएसडीएल और सीडीसीएल है ना, ये डिपॉजिटरीज जो है ये क्या करती है, ये करती है इलेक्ट्रॉनिक काम, हमारे डीमेट अकाउंट वगैरह ओपन करती है, उनका सेटलमेंट करवाती है। आपने नाम सुने होंगे ये, है ना। तो बीएसई या एनएसई अगर आपने डीमेट अकाउंट खुलवा रखा है, या तो बीएसई या एनएसई से खुलवा रखा होगा, यानी कि इनकी जो डिपॉजिटरीज है सीडीसीएल के अंदर खुलवाया होगा या एनएसडीएल के अंदर खुलवाया होगा आपने, है ना। ओके, तो यहाँ पर डीमेट अकाउंट हमारा ओपन होता है, लेकिन ओपन जो होता है वो किसी ब्रोकर के थ्रू होता है। ब्रोकर्स बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक ब्रोकर की बात करूँ अगर मैं, फिजिकली भी होते हैं, नॉर्मल पहले ब्रोकर्स की ऑफिस होती थी, लोकल ब्रोकर भी होते थे, लेकिन अगर ऑनलाइन की बात करूँ तो जैसे जेरोदा है, ठीक है, जैसे ग्रो ऐप है, अभी काफ़ी फेमस हुआ है ना ग्रो ऐप, और ग्रो ऐप हो गया, और हो गया आपका एंजल वन, और भी बहुत सारे आए हैं ना। तो यहाँ पर ये जो ब्रोकर्स है ये किसके ब्रोकर होते हैं? ये इन स्टॉक एक्सचेंज के ब्रोकर होते हैं, और इनको एसेस मिला होता है सीडीसीएल और एनएसडीएल का, और ये हम लोगों के अकाउंट यहाँ पर ओपन करते हैं डीमेट अकाउंट, और उन डीमेट अकाउंट के अंदर हम इलेक्ट्रॉनिक किसी भी सिक्योरिटीज़ को बाय करके रख सकते हैं, और इलेक्ट्रॉनिक्सली उस सिक्योरिटी को होल्ड भी कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म पर्पज़ के लिए, और उसको इलेक्ट्रॉनिकली बेच भी सकते हैं। ओके, समझ आया होगा। चलिए जी, हम बढ़ते हैं आगे। ओके जी, नेक्स्ट आता है हमारे यहाँ पर 3 तरह के प्रोस्पेक्टस होते हैं। मैंने इस वीडियो के शुरू में बताया था आपको, हम प्रोस्पेक्टस के बारे में बात करेंगे। एक होते हैं सेल्फ प्रोस्पेक्टस, एक होते हैं रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस, जिसको आप RHP भी बोलते हैं, ठीक है, और एक होते हैं एवरीडेज प्रोस्पेक्टस। अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सेल्फ प्रोस्पेक्टस क्या होते हैं। तो इसके ऊपर सेक्शन लगता है 31, सेक्शन कौन सा लगता है? 31। अब ये प्रोस्पेक्टस क्या होते हैं? इट मीन अ प्रोस्पेक्टस विद अ गिवन सेल्फ लाइफ। ये जो प्रोस्पेक्टस होता है ना, इसकी एक सेल्फ लाइफ होती है। सेल्फ लाइफ का मतलब क्या, मैं बताता हूँ आपको। देखो, ये वाला प्रोस्पेक्टस अगर किसी कंपनी ने इशू कर दिया ना, तो एक बार प्रोस्पेक्टस इशू होगा, लेकिन उस एक प्रोस्पेक्टस इशू होने के बाद में भी सिक्योरिटीज या डिबेंचर्स या शेयर्स कई बार इशू किए जा सकते हैं। प्रोस्पेक्टस एक बार इशू हुआ, लेकिन सिक्योरिटीज उस एक बार प्रोस्पेक्टस इशू करने से, वैसे क्या होता है, जितनी बार आप शेयर इशू करोगे, आईपीओ लाओगे, आपको प्रोस्पेक्टस नया इशू करना पड़ता है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता। ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है, द एक्सप्रेशन सेल्फ प्रोस्पेक्टस मीन्स अ प्रोस्पेक्टस इन रेस्पेक्ट ऑफ विच द सिक्योरिटीज और क्लास ऑफ सिक्योरिटीज, या सिक्योरिटीज है उसकी जैसी क्लास की सिक्योरिटीज इंक्लूडेड देयर एंड आर यूज्ड फॉर सब्सक्रिप्शन इन वन, एक बार, एंड मोर इशूज ओवर अ सर्टेन पीरियड विदाउट द इशू ऑफ फर्दर प्रोस्पेक्टस। यानी कि वैसे क्या होता है, नॉर्मली अगर आपको सिक्योरिटी इशू करनी है तो प्रोस्पेक्टस इशू करना पड़ता है, फिर वापस अगर सिक्योरिटी इशू करनी है तो वापस आपको प्रोस्पेक्टस इशू करना पड़ेगा। मैंने बताया था, है ना। प्रोस्पेक्टस एक एडवर्टाइजमेंट होता है, लेक्चर नंबर आपने 10th के अंदर समझा होगा, है ना। अगर नहीं देखा है तो वो लेक्चर जाके देख लेना। तो प्रोस्पेक्टस इशू करना होता है, फिर सिक्योरिटीज इशू करनी होती है। लेकिन ये वाला प्रोस्पेक्टस एक बार आप इशू कर दीजिए, उसके बाद एक से ज़्यादा बार आप उन सर्टेन जो पीरियड होता है उसके अंदर फिक्स, उस सर्टेन पीरियड के अंदर कई बार आप सिक्योरिटीज को इशू कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा फिर सेकंड नंबर, आपने ये बहुत सुना होगा, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस, जिसको शॉर्ट में बोला जाता है। सेक्शन नंबर 32 है RHP, ठीक है। अब ये क्या है, देखिए, द एक्सप्रेशन रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस मीन्स अ प्रोस्पेक्टस विच डज नॉट इंक्लूड कंप्लीट पर्टिकुलर ऑफ द प्राइस ऑफ द सिक्योरिटीज इंक्लूडेड देयर ऑन। मतलब ये एक ऐसा प्रोस्पेक्टस होता है जिसमें बहुत सारी डिटेल्स होती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट वगैरह, मैंने लास्ट लेक्चर में दिखाया भी था इसका फॉर्मेट, वो सब होता है, लेकिन इसके अंदर कुछ चीज़ें मिसिंग होती है, जिसमें प्राइस हो गई,
है ना, कि बिड कितनी लगेगी, कितने पे सिक्योरिटीज इशू होगी। क्यों? क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, रेड हायरिंग प्रोस्पेक्टस इज इशूड प्रायर टू द इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस, यानी कि जो मेन प्रोस्पेक्टस होता है उसको इशू करने से पहले RHP इशू किया जाता है। यानी कि पहले RHP इशू किया जाएगा, सारी डिटेल दे दी जाएगी, कुछ मिसिंग रहेगी, फिर उसके बाद मेन प्रोस्पेक्टस इशू होता है। ओके, फाइलिंग विद द रजिस्ट्रार, और इस प्रोस्पेक्टस को आपको फाइल करना होता है रजिस्ट्रार यानी कि ROC के पास में, ठीक है, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास में। ऑब्लिगेशन अंडर रेड हायरिंग प्रोस्पेक्टस वाइस वर्सा प्रोस्पेक्टस, इस RHP का वही ऑब्लिगेशन, वही बाध्यता होती है जो मेन प्रोस्पेक्टस की होती है, ज़्यादा इनमें डिफरेंस होता नहीं है। फाइलिंग ऑफ रेड हायरिंग प्रोस्पेक्टस विथ रजिस्ट्रार एंड सेबी अपॉन क्लोजिंग ऑफ ऑफर, जब आपका ऑफर क्लोज होता है, एक्चुअली में बिड लगती है आजकल, है ना। आप IPO के अंदर जब भी हम अप्लाई करते हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफर के अंदर पब्लिक जब अप्लाई करती है ना, तो बिड लगाती है, एक रेंज ऑफ प्राइस दे रखी होती है, फिर लोग उस हिसाब से बिड लगाते हैं, है ना। इसीलिए बाद में मेन प्रोस्पेक्टस इशू होता है। और जब वो ऑफर क्लोज हो जाता है तो दोनों के दोनों प्रोस्पेक्टस को कहाँ पर हमें भेजना होता है, एक भेजना होता है हमें रजिस्ट्रार यानी कि ROC के पास में, और एक भेजना होता है हमें सेबी के पास में। यस, लास्ट हमारा जो प्रोस्पेक्टस है ये रहा। एवरीडेज प्रोस्पेक्टस इज अ समराइज फॉर्म ऑफ एक्चुअल प्रोस्पेक्टस, कुछ भी नहीं है, जो आपका एक्चुअल प्रोस्पेक्टस है उसकी समरी होती है, समराइज फॉर्म ऑफ एक्चुअल प्रोस्पेक्टस। तो ये 3 तरह के प्रोस्पेक्टस हैं जिनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम में हो सकता है इनमें से किसी एक के ऊपर क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाए। हम मिलेंगे लेक्चर नंबर अगले में 12 में, लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज़, हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको जो मैंने ये पढ़ाया है ये सारे नोट्स वहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे। हमारे टेलीग्राम चैनल की ID है CWG for BCom, ठीक है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।